तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रिकी ब्रेन। तो बच्चों, आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिनके इस साल बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांस है। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पर और इस साल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सिलेबस में हुए कटौती के आधार पर बनाया गया है। साथ ही सभी क्वेश्चन के आंसर के बारे में भी इस वीडियो में बता दिया गया है। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है यह वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। साथ ही सभी क्वेश्चन के आंसर के बारे में भी इस वीडियो में बता दिया गया है। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए यह वीडियो, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। और बच्चों, आप यह पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि आप यह पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट मैं यह बता दूं कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि गणित विषय के सभी चैप्टर्स को कुल 7 इकाई में बांट दिया गया है, और ब्लूप्रिंट से हमें पता है कि प्रत्येक यूनिट से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से पहले यूनिट से कुल 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और पहले यूनिट में कुल 5 चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यूनिट से 1 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर वाले 1 क्वेश्चन, 3 नंबर वाला 1 क्वेश्चन और 6 नंबर वाला 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस यूनिट के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम दिखाएंगे इस वीडियो में। फिलहाल एक यूनिट का क्वेश्चन दिखाया गया है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आगे चैप्टर्स की वीडियो जल्द से जल्द आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। इस यूनिट में कुल 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहला यूनिट है बहुपद। तो पहले इकाई में कुल 5 चैप्टर हैं, जिनमें से पहला अध्याय है बहुपद। तो बहुपद अध्याय से महत्वपूर्ण तथ्य हम सूत्र देख सकते हैं, जैसे कि चर तथा अचर राशि, बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, घात के आधार पर, पद के आधार पर, दीर्घभाजन विधि से बहुपद का भाग कैसे करते हैं, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं, और बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी। और एक सूत्र है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य हैं, जिन्हें हमें आगे के क्वेश्चन हल करने के लिए ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये सब ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न में से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर वाले प्रश्न। तो 1 नंबर वाले प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। या तो सही विकल्प प्रश्न, जिनमें हमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिनमें से एक सही ऑप्शन को चूज करके हमें लिखना रहता है। ठीक है। फिर दूसरा प्रकार हो सकता है रिक्त स्थान। हमें रिक्त स्थान दिया रहता है, मतलब एक लाइन दिया रहता है, जिनमें से हमें एक सही उत्तर हमें रिक्त स्थान में भरना होता है। फिर तीसरा ऑप्शन सत्य और असत्य। ठीक है, आपको एक कथन दिया रहेगा, वह कथन सत्य है या असत्य है, यह आपको लिखना रहता है। तो ये एक अंक के प्रश्न के लिए आपके 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं सही विकल्प में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर ऋण 81 के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक कौन से होंगे? सही आंसर इनमें से आपको चूज करना है। अ ब स द 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही ऑप्शन कौन है? तीसरा। ठीक है, स 9 और ऋण 9। ठीक है, इस तरीके से इसके उत्तर कैसे लिखना है? आपको प्रश्न लिखना है, बहुपद एक्स स्क्वायर ऋण 81 के शून्यक होंगे, फिर आपको नीचे में उत्तर लिखना है स 9 ऋण 9। ठीक है, चारों ऑप्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा उत्तर लिखेंगे, फिर सही ऑप्शन कौन सा है वह लिखेंगे। ठीक है, चलिए सभी प्रश्नों को हम विस्तार से ना पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, एक्स स्क्वायर ऋण 4 का एक गुणनखंड होगा। तो इसका सही आंसर है ब एक्स धन 2। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो योगफल, शून्यकों का योगफल हमें पता है ऋण बी धन ऋण बी बटे ए। ठीक है, अगर हम इसका मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। इसका बी की जगह है 13 और ए की जगह है 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ ऋण 13 बटे 6। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, बहुपद पी एक्स बराबर 3x माइनस ए का भाजक x माइनस ए हो तो शेषफल होगा। सिंपल सा आंसर है इसका स 2a। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा प्रश्न देखिए, बहुपद जो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 हो तो p2 का मान होगा, यानी कि x की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो इसका जो बहुपद है इसका मान क्या निकल जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स 8। ठीक है, इसी प्रकार छठवां प्रश्न देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c बाई ए होता है इसका सही आंसर। ठीक है, तो c की जगह है 24 और a की जगह कितना है? 1, 24 बटे 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है,
आखिरी प्रश्न देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न में से सही विकल्प प्रश्न है, बहुपद 9x+2 व 9x-a का योग होगा। तो सिंपल से हमें इसको जोड़ के लिखना है, 9 और 2 11x हो जाएगा और 2 में 1 जाएगा तो 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11x+1। अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न जो है संभावित प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन सभी प्रश्नों को हल जरूर कीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको याद होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, बहुपदों का भाग करने के लिए खाली स्थान का भी उपयोग किया जाता है, दीर्घभाजन विधि का। बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, ठीक है। बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, ठीक है। द्विघाती बहुपद में अधिकतम खाली स्थान शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। बहुपद 2x+2 तथा 3x+3 का योग 5x+5 होगा, ठीक है। इस तरीके से सिंपल से आपको लिखना है। अब देखते हैं सत्य और असत्य कथन वाले कितने प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, यदि बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है, सत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। शेषफल प्रमेय से यह सत्य कथन है। अगला देखिए, बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल c/a होता है, गलत है, ये शून्यकों का गुणनफल होता है, ठीक है। अगला देखिए, 2x³ + x² + 3x + 9 त्रिघातीय बहुपद है, सत्य है। इसका ये जो बहुपद है इसमें अधिकतम घात कितनी है, 100 की घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। चलिए अब 2 अंक वाले प्रश्न देखते हैं इस अध्याय से। इस अध्याय से 2 अंक वाले कौन कौन से प्रश्न या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यदि px बराबर 2x² - 3x + 16 को gx = x - 2 से भाग देकर शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से हल करना है, आपको पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 11 में उदाहरण 10 है, सेम प्रश्न है, ठीक है। इस तरीके से इसको हल करना है और इसका उत्तर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। सिंपल से आपको वह प्रश्न हल करके बार बार प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, बहुपद 2x³ - 12x² + 5x - 11 को बहुपद x - 5 से भाग दीजिए, ठीक है। इसका भी आंसर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से देखिए इसका हल, बार बार इसको पढ़िएगा, ठीक है, बार बार इसको हल करके देखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए इसी तरीके से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों का अगर हम विस्तार करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रश्न है। आप चाहें तो यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, वीडियो के एंड में हम जरूर दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों को हम पढ़ के ना सुनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाता हूँ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 नंबर के लिए प्रश्न है, ठीक है। कितने हैं 2 नंबर के लिए कुल 6 प्रश्न, 6 संभावित प्रश्न इस अध्याय से दिखाया गया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 3 अंक के प्रश्न। अध्याय 1 से 3 अंक के कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक ही प्रश्न पूछे जाएंगे 3 अंक के, लेकिन कौन कौन से या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे पहला देखिए, शेषफल प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये जो प्रश्न है 3 नंबर के लायक है। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 को x+2 से भाग देने पर शेषफल 0 है। यह हमें सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे सिद्ध करना है, पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 पर उदाहरण 7 दिया गया है, ठीक है। अब सिद्ध करना है तो इसका उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला है, तीसरा है, px बराबर 2x² + 6x + a एवं gx बराबर x+2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि gx px का गुणनखंड है। तो इसको किस प्रकार से हल करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पृष्ठ 17 के प्रश्नों 2 का प्रश्न 3 है, ठीक है। प्रश्न 3 का तीसरा है, सेम टू सेम है, a बराबर इसका उत्तर आएगा 4 आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है 3 नंबर के लिए। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² + 30x वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 15x है, तब लंबाई क्या होगी, सीधा सीधा हमें लंबाई निकालना है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई के सूत्र से, ठीक है। पृष्ठ क्रमांक 9 प्रश्नों 1 का प्रश्न 11वां है, ठीक है। इसका उत्तर कितना आएगा, लंबाई बराबर 3x + 2 मीटर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें 6 नंबर के प्रश्न की, तो इस अध्याय से 6 नंबर के लायक प्रश्न तो नहीं है, काफ़ी कम है। फिर भी अगर ऊपर जितने भी हम लोग प्रश्न देखे हैं, उन कोई भी 2 प्रश्नों को जोड़ के एक प्रश्न में दे सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी 2 प्रश्न A और B करके 6 नंबर का प्रश्न बनाकर दे सकता है। तो ऊपर जितने भी हम भी प्रश्न हमने देखे, उन सभी प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस में लाइएगा अपना, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमने प्रश्न देखे, इन्हीं प्रश्नों में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से, ठीक है फ्रेंड्स। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया अध्याय 1 का,
ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे अध्याय। दूसरे अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा अध्याय है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहला है दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय को निम्नलिखित रूप से लिखा जा सकता है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इस समीकरण में देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है इस अध्याय के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यदि इस समीकरण में यहाँ पे देख सकते हैं, इस समीकरण में यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा हो तो समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं होगा तथा रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, रेखाएं समांतर होगी, इस साल के सिलेबस के हिसाब से यह तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं जो प्रतिच्छेदी होंगी तथा समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तीसरा है यदि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सभी बराबर हों तो रेखाएं समपाती हैं, समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट इस प्रश्न में आपको काम आने वाला है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसमें कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल करने के लिए ये पॉइंट काम आने वाले हैं आपके। महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें, चलिए देखिए 1 अंक वाले प्रश्न। तो 1 अंक वाले प्रश्न में 3 प्रकार के आते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में से पहला प्रश्न देखिए, समीकरण निकाय में यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तो हमें प्राप्त होंगे। अभी हमने महत्वपूर्ण तथ्य में देखा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होता है, तो क्या होता है, समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, यदि समीकरण निकाय में a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, समीकरण 6x प्लस 3y इक्वल टू 8 व 15x माइनस 7y इक्वल टू 10 के हल होंगे। तो आपको सिंपल इसको पता करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से पता करना है आपको कि किस प्रकार के हैं। तो यहाँ से हमें इसका हल क्या मिलेगा, अद्वितीय हल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब, अद्वितीय हल। अब रिक्त स्थान के लिए देख लेते हैं, इस अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न या कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। रैखिक समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल प्राप्त करने की शर्त खाली स्थान है। तो अभी हमने ऊपर महत्वपूर्ण तथ्य में देखा, क्या महत्वपूर्ण शर्त है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। दूसरा रिक्त स्थान के प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल के लिए शर्त है। तो इसके लिए क्या शर्त है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट है ऊपर में महत्वपूर्ण तथ्य में हमने देखे, उसको अच्छे से याद रखिएगा, निश्चित ही इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, सत्य सत्य लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न देखिए, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं हो तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। यह कथन क्या है, गलत है। ठीक है, समीकरण 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एवं 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 15 का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो यह सत्य होगा। कैसे होगा, हमें जांचना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से। ठीक है, उसके बाद इसका हल हमें पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 2 अंक के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं या यही प्रश्न भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेम टू सेम आपका प्रश्न भी आ सकता है या इसी प्रकार के प्रश्न, इसमें डाटा चेंज करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन आएंगे इसी प्रकार के प्रश्न। ठीक है, तो देखिए कौन से प्रश्न हो सकते हैं। समीकरण 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एवं 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 15 का हल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हमें पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 58 के उदाहरण 19 से हम देख सकते हैं किस प्रकार से इसको हल करना है और इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, यदि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 हो तो समीकरण 7x माइनस 4y इज इक्वल टू p में p का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल x और y का मान रखना है और p का मान हमें ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इसका आंसर आएगा p बराबर -2। ठीक है, दर्शाइए कि समीकरण, तीसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं। इसको हमें हल करना है। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का अनुपात निकाल के हमें सिंपल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है या नहीं है। ठीक है, 3 अंक के प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो इसको कैसे हल करना है, पृष्ठ क्रमांक 60 के उदाहरण क्रमांक 21 से आप देख सकते हैं। ठीक है, k का मान अगर 2/3 ना हो तब के केस में हमें समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, यह इसके लिए शर्त होना चाहिए, k का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो ये प्रश्न जरूर हल कीजिएगा। कैसे हल करना है, कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, पृष्ठ क्रमांक 56 का प्रश्नोवली 2 का प्रश्न क्रमांक 10 है। ठीक है, उदाहरण में भी दिया गया इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, समीकरण निकाय को हल कीजिए। x माइनस 2y इज इक्वल टू 5
5 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर आप कहाँ से देख सकते हैं, तो पृष्ठ क्रमांक 55 के प्रश्नावली 2 प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा है, ठीक है। और उदाहरण में भी इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जरूर आप हल कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। 6 अंक के प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, 6 अंक के सभी अध्याय के प्रश्न के लिए बोलना चाहूँगा 3 नंबर के सभी प्रश्न आपको अच्छे से हल होने चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस में होने चाहिए, क्योंकि वे प्रश्न भी संभावित होते हैं 6 अंक के प्रश्नों के लिए, ठीक है। कोई भी 2 प्रश्नों को जोड़ कर दे सकता है 6 अंक के प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, 6 अंक के प्रश्न में पहला संभावित प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। इस तरीके से समीकरण है, इसको किसी भी विधि से आपको हल करना है, ठीक है। आपके अगर बोला गया है समीकरणों को हल कीजिए तो आप किसी भी विधि से हल करके लिख सकते हैं। किस प्रकार से हल करना है, पृष्ठ क्रमांक 51 का उदाहरण 15 है, ठीक है। वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। एक्स और वाई का मान यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स का मान 2 और वाई का मान -1 प्राप्त होगा। चलिए इस अध्याय से 6 नंबर के लायक दूसरा प्रश्न देखिए। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, मेरे व मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो 6 नंबर के प्रश्न के लिए इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत संभावित है, ठीक है फ्रेंड्स। जरूर इसको हल कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तीसरा अध्याय आता है। अब इस इकाई के 2 अध्याय हो गए, 3 अध्याय। तीसरे अध्याय देखिए, एक चर का द्विघात समीकरण। तो इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र की बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो सभी पॉइंट्स दिखाए हैं, इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से वीडियो लंबी ना हो तो हम पेज के लिए वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम पेज के ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार के ये विविक्त कर जो डी बराबर b² - 4ac है, ठीक है। ये विविक्त कर के मान है, ये आपके दिमाग में होने ही चाहिए 3 पॉइंट, ठीक है। अगर डी का मान पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक होंगे। डी का मान 0 आएगा तब दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। डी का मान 0 से कम आता है यानी कि ऋणात्मक आता है तो दोनों मूल काल्पनिक और असमान होंगे। ये पॉइंट आपके दिमाग में होने ही चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, 1 अंक के प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या अधिकतम होती है तो 2 होती है। वर्ग समीकरण x² + 2x + 1 के विविक्त कर यानी कि विभेदक का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम, d बराबर b² - 4ac। x² + 2x + 1 का समीकरण मानक समीकरण ax² + bx + c से तुलना करेंगे, फिर उसके बाद b² - 4ac सूत्र से हम मान रख के d का मान निकालेंगे तो वो मान हमें मिलेगा 0, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा अ। द्विघात समीकरण x² + bx के प्लस c के मूल काल्पनिक होंगे यदि विभेदक का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करके देखना है, आपको चेक करना है, ठीक है। डी का मान अगर ऋणात्मक होगा तभी काल्पनिक होगा, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा पॉइंट में। रिक्त स्थान के लायक प्रश्न देखिए, ठीक है। वर्ग समीकरण x² + bx + c में मूलों का गुणनफल खाली स्थान होता है तो c/a होता है, ठीक है। बहुपद में, बहुपद अध्याय में भी हमने देखा है। इस प्रकार दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए, ठीक है। ये रिक्त स्थान के लिए संभावित प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। सत्य और असत्य कथन लिखिए। इस प्रकार से देखिए, सत्य और असत्य आपको लिखना है। वर्ग समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, सत्य है। इसी प्रकार देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम पेज के ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप यह PDF प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 अंक के प्रश्न के लिए देखिए, पहला प्रश्न है वर्ग समीकरण 2x² + 5x + 5 का विभेदक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन हम कहाँ देख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 89 उदाहरण 18, ठीक है। डी का मान कितना आएगा, -15, ठीक है। -15 आएगा, इसका आंसर ऋणात्मक आएगा। दूसरा देखिए, द्विघात समीकरण x² - 11x का मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल भी आप पुस्तक से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 4 का प्रश्न क्रमांक दूसरा का पहला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 के मूलों की प्रकृति बताइए, ठीक है। तो दोनों मूलों की प्रकृति वास्तविक व समान आएगा। हल आप देख सकते हैं उदाहरण क्रमांक 21 से, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से चौथा और पांचवा प्रश्न, 2 और प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जो संभावित हैं 2 अंक के प्रश्न के लिए। तो चलिए 3 अंक के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को गुणनफल 56 है, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न भी 3 अंक के लिए बहुत ज़्यादा संभावित हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हल करके देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हल करके देखिएगा। दूसरा है वर्ग समीकरण 9x² - 3x - 2 = 0 है, ठीक है। तो इसका किसी भी विधि से गुणनखंड करके उनका मूल ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। मूलों का योगफल एवं गुणनफल, ठीक है फ्रेंड्स, सही है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 अंक के प्रश्न देखिए, 6 अंक के प्रश्न के लिए यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं इस अध्याय से, ठीक है।
इस तरीके से। और देखिए दूसरा और क्या बोला गया है, कोई भी दो प्रश्न को एक बनाकर दे सके, यानी कि कोई भी दो प्रश्न को 6 अंक के प्रश्न में दे सकते हैं, ए और बी करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से 2 और 3 नंबर वाले सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करके देखिएगा इस अध्याय से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चौथा अध्याय है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र देखिए। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिस श्रेणी में कोई भी दो क्रमागत पदों के बीच समान अंतर होते हैं, ऐसे उन्हें या ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी जिनमें प्रथम पद ए हो, सार्वंतर डी हो, तो श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a + n - 1 d। श्रेणी के n पदों का योगफल, इस ये सूत्र हैं, ये सूत्र आपको निश्चित तौर पे याद होने चाहिए इस अध्याय के प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है। इन पदों का योगफल क्या होगा? Sn = n/2 2a + n - 1 d, ठीक है। दूसरा सूत्र एक और होता है a + l, जहाँ पे a क्या है? प्रथम पद, और l क्या है? श्रेणी का अंतिम पद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, 1 अंक वाले प्रश्न देखिए। 2, 11, 20 श्रेणी का छठवां पद होगा। छठवां पद क्या होगा? कैसे पता चल जाएगा हमें? यहाँ पे छठवां पद क्या है? an = a + 1 - 1 d। इनके जगह हो जाएगा 6, a की जगह क्या हो जाएगा? 2, और d क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 में 11 में 2 घटा के देख लीजिए कितना आएगा? 9। 20 में 11 घटा लीजिए तो आएगा 9। तो यहाँ पे a बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर 6 हो जाएगा, और d बराबर हो जाएगा 9। आपको हल मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा 47, ठीक है। समांतर श्रेणी अच्छा दूसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 13 में सार्वंतर कितना होगा? 11 में 5 घटा के देख लीजिए। सार्वंतर बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तीसरा है, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे दो सूत्र होते हैं, n/2 2a + n - 1 d और n/2 a + l। तो यहाँ पे ब और स दोनों आंसर है, तो सही आंसर क्या होगा? द। चलिए रिक्त स्थान के प्रश्न देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है तो श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा? ठीक है, तो nवां पद 2n - 1 है तो वो वाला फॉर्मूला जो nवां पद बराबर होता है a + n - 1 d में हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें तीसरा पद निकालने के लिए सूत्र में n = 2 रखेंगे, तब इसका मान निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। d का मान पहले कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद तीसरा पद निकल जाएगा, ठीक है। हल कर लेना है, सिंपल है। दूसरा है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का पाँचवा पद खाली स्थान होगा, तो इसका आंसर है 19 होगा, ठीक है। सूत्र में फॉर्म मान रखना है सीधा सीधा। तीसरा देखिए, समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर खाली स्थान कहलाता है, तो इसका उत्तर सार्वंतर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं सत्य असत्य कथन के लिए, समप्राकृत संख्याओं का 25वां पद 50 होगा, सही है इसका आंसर, ठीक है। समप्राकृत संख्या बोला गया है, समप्राकृत यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं। ए व बी का समांतर माध्य a + b/2 होता है, सही है, ठीक है फ्रेंड। समांतर माध्य का सूत्र होता है यह 3xy + 3xy व -3xy का समांतर माध्य 3/2 होगा, सही होगा या गलत फ्रेंड्स? असत्य होगा, क्योंकि इसका समांतर माध्य कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। ऊपर वाले सूत्र में मान रख के हम निकाल सकते हैं। चलिए 2 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं इस अध्याय के। समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है, सिंपल है पाठ, ठीक है। किस प्रकार से हल करना है? पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 106 में उदाहरण चौथा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए, -5/3 व 5/3 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। a + b/2 सूत्र में हम मान रख के निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी 11, 14, 17, 41, ठीक है, 41 तक दिया गया है, के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सूत्र का मान रखेंगे सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद हम इन पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर भी होगा 286, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रश्न को हल करके देखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, 3 अंक के प्रश्न देखिए। 3 अंक के प्रश्न के लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं? समांतर श्रेणी है, इसका 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी हमने ऊपर सूत्र दिया, उसी सूत्र से हल करना है, सिंपल है, ठीक है। इसका उत्तर आ जाएगा 459। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 हो तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से हल करना है? पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 111 में दिखाया गया प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 13 है, ठीक है। किस प्रकार से हल करना है आप देख सकते हैं वहाँ से। इसका उत्तर हो जाएगा 178, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 एवं अंतिम पद 350 है, तो यदि सार्वंतर डी है तो इनमें इसमें कितने पद होंगे, ठीक है। पदों की संख्या n का मान निकालना है आपको। किस प्रकार से हल करना है? तो पृष्ठ क्रमांक 124 प्रश्नावली 3, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 है, ठीक है फ्रेंड्स। 6 अंक के प्रश्न के देखिए, 6 अंक के प्रश्न, तो फ्रेंड्स 6 अंक के प्रश्न के लिए यह जो प्रश्न दिखाया गया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई साल इसको पूछा गया है। किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें और आरवें पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी है, तो सीधे कीजिए कि a/p कोष्टक में a/p q - r + b/q r - p + c/r
पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 होगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हल करके देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योग क्रमशः s1 s2 s3 है तो सिद्ध कीजिए कि s3 इक्वल टू 3 s2 माइनस s1, ठीक है। इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिएगा। ये जो प्रश्न दिखा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 6 अंक के प्रश्न पूछ सकते हैं इसको 6 अंक के लिए। चलिए अगला देखते हैं। पाँचवा अध्याय है अनुपात एवं समानुपात। इससे महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र की बात करें तो समानुपात क्या होता है? दो तुल्य अनुपातों का संबंध होता है समानुपात। ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो मध्य अनुपात इसका क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट ए इंटू सी, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। अच्छा चलिए अब सीधा सीधा हम देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो सही विकल्प में किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 दिखाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से प्रश्न सही विकल्प के लिए ये जो प्रश्न दिखाए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस अध्याय के। इसी प्रकार के ही प्रश्न पूछते हैं, इससे अतिरिक्त और प्रश्न शायद ही पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं इस अध्याय से, ठीक है। तो ये जो प्रश्न दिखाया गया है इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करके रखिएगा, दिमाग में बैठा के ज़रूर रखिएगा। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा ही चांस है। रिक्त स्थान में देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। 18 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 2। ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो मध्य अनुपाती क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट ए सी, अभी हमने देखा। 2 और 3 का वर्ग अनुपात होगा तो 2 2 4 और 3 3 9, 4 अनुपात 9 होगा। सत्य असत्य कथन लिखिए। 9 अनुपात 25 का प्रतिलोम अनुपात 5 अनुपात 3 है। इसका आंसर हो जाए गलत है, ठीक है। 5 अनुपात 3 नहीं होगा। 1 अनुपात 2 का घन अनुपात 1 अनुपात 8 होता है, सही है। 1 का घन अनुपात 1 एकम 1 एकम 1। 2 का घन कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1 अनुपात 8 होता है। 2 अंक के प्रश्न देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। 7 3 21 की चतुर्थानुपाती राशि ज्ञात कीजिए। इसको किस प्रकार से हल करना है? पृष्ठ क्रमांक 139 में उदाहरण 9 देख सकते हैं। इसका उत्तर आएगा 9, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न जो दिखा रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके अध्याय में, ठीक है। और आगे की वीडियो आपको चाहिए या नहीं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये दूसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न इसी प्रकार से दूसरा है 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है x धन 3 अनुपात 27 समानुपात है 1 अनुपात 3 के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चौथा है 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में 3 भाग कर लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक इसमें है ये, ठीक है। 3 अंक के प्रश्न के लिए देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के तो सीधे कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, ठीक है। पृष्ठ क्रमांक 141 में उदाहरण 13 है। दूसरा प्रश्न है पानी और दूध का मिश्रण 40 लीटर है, इसमें 10% पानी है। बेचने वाले ने मिश्रण में और पानी मिला दिया, नए मिश्रण में 20% पानी है, तो कितना पानी और मिलाया गया था, ठीक है। पृष्ठ क्रमांक 137 में उदाहरण 8वां देख सकते हैं किस प्रकार से इसको हल करना है। इसका उत्तर आएगा 5 लीटर पानी, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख सकते हैं इसी प्रकार से 54 71 75 और 99 प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाएगा। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चौथा है 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। ये सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं 3 अंक के लिए। चलिए 6 अंक के लिए देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका सही उत्तर है 24 मिनट, ठीक है। पृष्ठ क्रमांक 144 में उदाहरण 17 है, देख सकते हैं वहाँ से किस प्रकार हल करना है। चलिए देखिए एक और प्रश्न है इस अध्याय से 6 नंबर के लायक। 200 CFL बल्ब को 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर विद्युत व्यय 40 रुपये आता है, तो बताइए 48 रुपये के व्यय पर 15 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितने CFL बल्ब जलाए जा सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 143 में उदाहरण 15 है, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको हल करना है। इसका सही उत्तर है 128 बल्ब, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हो गया अध्याय 1 2 3 4 5 यानी यूनिट 1 के सभी अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और भी बाकी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जल्द ही हम अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर हेल्पफुल लगी होगी तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस PDF को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करें, फिर गूगल पर जाके टाइप करें www.tricbran.in। फिर उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। सबसे पहला ही पेज है ट्रिकी ब्रेन, यहाँ पर ट्रिकी ब्रेन पे क्लिक करेंगे।
जैसे हम ट्रिकी ब्रेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऊपर की तरफ पेज को स्क्रॉल करने पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से हमारा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पूछेगा कि कौन से सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं हमें मैथ का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मैथ पर क्लिक करेंगे। जैसे मैथ्स पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पर देख सकते हैं यूनिट वाइज यहाँ पे दिखाया गया है। सभी यूनिट के क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यूनिट 1, पहले यूनिट का हम चाहिए, यहाँ पे यूनिट 1 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे पूछेगा डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इजली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।